नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। सवाल इंडिया में आज जिस खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं उसमें सीधे आपको उत्तर प्रदेश के मणिकर्णिका घाट की तस्वीर हम दिखाएंगे। मणिकर्णिका घाट की बात क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए, यूं तो देश के सनातन धार्मिक आस्था और विश्वास के नक्शे पर मणिकर्णिका घाट, काशी, बनारस की अपनी एक अलग मौजूदगी है, अपना एक अलग महत्व है। लेकिन इन दिनों मणिकर्णिका घाट चर्चा में इसलिए है क्योंकि बीते कुछ दिनों से मणिकर्णिका घाट की एक तस्वीर वायरल है और अब इस तस्वीर को लेकर जो अलग अलग तरह के दावे हैं उसे लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है और सरकार का पक्ष खुद सीएम अब यहाँ पर रख रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीजेपी को घेरने के लिए, यूपी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने जबरदस्त मोर्चेबंदी कर दी है। कांग्रेस पार्टी से पवन खेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम के सरकार के दावों को झुठलाया कि ये एआई जनरेटेड इमेजेस नहीं है बल्कि ये बेहयाई है। इस तरह की राइमिंग तक उन्होंने कर दी। लेकिन आपको मणिकर्णिका घाट के काया पलट को लेकर क्या योगी सरकार का मास्टर प्लान है, उससे पहले इस वायरल तस्वीर का सच भी दिखाते हैं। और तस्वीरें जो दिखाई गई, तस्वीरें उसी मंदिर की दिखाई गई, लेकिन एआई जनरेटेड बताया गया। जगह नहीं है तो बादी एक पर एक रखा रही है, जगह नहीं है लात जलाने का। विरोध नहीं, विरोध तो गलत, बहुत लोगों की सहूलियत हो जाएगी। इस वजह से ये जो सोशल मीडिया पे भ्रम फैला तो लोगों में नाराजगी शुरू हो गई कि यहाँ पर मणिकर्णिका घाट जो ऐतिहासिक घाट है, महाशमशान है, यहाँ पर उस मंदिर को तोड़ा जा रहा है। वाराणसी के जिस मंदिर को लेकर अफवाहें फैलाई गईं, उसका सच जानने के लिए एनडीटीवी की टीम मौके पर पहुंची। मणिकर्णिका घाट को लेकर सोशल मीडिया पे एक दावा किया गया और बताया गया कि वहां एक मंदिर है जिस मंदिर को तोड़ दिया गया। वो मंदिर कौन है? वो मंदिर है कुंभा महादेव का। ये वो मंदिर है जिसका जिक्र किया गया और दावा ये किया गया कि इस मंदिर के बगल में तोड़फोड़ हुई और पूरे मणिकर्णिका घाट के रिडेवलपमेंट प्लान में इस मंदिर को तोड़ा जा रहा है। ये वो तस्वीर है जो सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है। आप देखिए कि ये मंदिर है जिसमें ऊपर आप गणेश जी देख रहे हैं, सामने नंदी है और ये वो मंदिर है। इसी फोटो को लेकर सरकार ने दावा किया कि ये एआई जनरेटेड है। अभी सरकार का दावा सही है या गलत है, ये तस्वीर देखने के लिए जरा इस मंदिर को देखिए। ये ठीक वही मंदिर है जो आपने अभी देखा है, लेकिन इसमें आपको कहीं भी मलबा नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखा आपने, कुंभा महादेव मंदिर सुरक्षित और अखंड है। हमारे सहयोगी रणवीर ने जो सबूत दिखाए उसे जल्दी से एक बार समझ लीजिए। पहला सबूत, जिस तस्वीर को एआई जनरेटेड बताया जा रहा है उसमें नंदी के दाईं तरफ पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन एनडीटीवी जब मौके पर पहुंची तब वहां ऐसा कुछ नहीं दिखा। दूसरा सबूत, फर्जी तस्वीर में नंदी के दोनों तरफ मलबा बिखरा हुआ है, लेकिन असल में नंदी के चारों तरफ साफ सुथरा मंदिर का फर्श है। तीसरा सबूत, नकली तस्वीर में मंदिर के दो स्तंभों के बीच की जगह पर मलबे का ढेर है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। चौथा सबूत, वायरल फोटो में नंदी के ठीक सामने मंदिर का द्वार भी टूटा फूटा हुआ दिख रहा है, लेकिन हकीकत में नंदी के ठीक सामने जो तस्वीर है उसमें मंदिर का द्वार सही सलामत दिख रहा है। अब जरा आप समझिए मणिकर्णिका घाट और इस मंदिर की दूरी कितनी है। जहां मैं खड़ा हूं ये विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर है और यहां से मेरे ठीक सामने की तरफ वो जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, वो मंदिर का शिखर वो है मणिकर्णिका घाट। यानी लगभग 70 मीटर के आसपास की दूरी मणिकर्णिका घाट से विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परिसर के अंदर मौजूद इस कुंभा महादेव मंदिर की है। तो हमारे सहयोगी रणवीर की रिपोर्ट आपने देखी और उन्होंने आपको एग्जैक्ट ग्राउंड जीरो पर जाकर दिखाया कि एआई तस्वीर में क्या दिख रहा है और जमीन पर क्या दिख रहा है। लेकिन इस बीच देखिए, सियासत तेज है। मणिकर्णिका घाट विवाद पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप है योगी सरकार पर और उन्होंने कहा कि धरोहरों को लेकर लापरवाही दिखा रही है सरकार। इसे लेकर एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है। आरोप क्या, सवाल सीधे खड़े किए हैं सरकार पर कि धरोहरें तोड़ी नहीं जाती, संजोई जाती हैं, मोतियों की तरह पिरोई जाती हैं। तो मोतियों की तरह पिरोई जाती हैं, सहेजा जाता है, संभाल कर रखा जाता है, लेकिन सरकार किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है, धरोहरों का ख्याल नहीं रख रही। इसे लेकर ये पूरा पोस्ट है जो इस वक्त आपको हम दिखा भी रहे हैं। इसमें इमेजेस भी अखिलेश यादव ने शेयर की हैं और इन इमेजेस में बाकायदा बिफोर आफ्टर किस तरह से हाईलाइट किया गया वो भी आप देख रहे हैं। अब इसे लेकर जो जबरदस्त राजनीति हो रही है
रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं देखिए। जिस कुंभा महादेव मंदिर को लेकर फर्जी तस्वीरें वायरल हुई वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर में ही है। यही वजह है कि हमने सच्चाई जानने के लिए कॉरिडोर के सीईओ से बात की। सोशल मीडिया पे एक तस्वीर आई, कहा गया मणिकर्णिका घाट के रिडेवलपमेंट प्लान में उस मंदिर को तोड़ा गया और इसी मंदिर का जिक्र था जो तस्वीर आपने भी देखी है। क्या हकीकत है? कुंभा महादेव मंदिर जो हमारे परिसर में स्थित है, हमारे धाम में स्थित है, वहाँ कोई तोड़फोड़ फिलहाल पिछले 4-5 वर्षों से नहीं हुई है। 13 दिसंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हमारे परिसर का उद्घाटन किया था, नवीनीकृत परिसर का, उसके बाद से यहाँ कभी कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, कोई नवनिर्माण नहीं हुआ है, कोई टूट-फूट इस मंदिर के आसपास नहीं हुई है। कुंभा महादेव स्थापित हैं, प्रतिदिन इनकी आराधना हमारे अर्चकों द्वारा की जाती है, प्रतिदिन यहाँ जलाभिषेक होता है और निरंतर इनका पूजन चल रहा है। यहाँ किसी प्रकार के तोड़फोड़ अथवा मलबे की कोई संभावना ही नहीं है। आप देखिए जो तस्वीर है इसमें किस तरह से बड़े पत्थर भी हैं, इसमें पूरा मलबा पीछे से गिरा हुआ है, तो ये तो कम से कम आप दावा कर सकते हैं कि ये पिछले कम से कम 3-4 सालों की तस्वीर तो नहीं है। मैं 4-5 वर्षों की तस्वीर नहीं ये दावा कर सकता हूँ, निश्चित रूप से तस्वीर भ्रामक है। एक बात तो अब आप समझ गए होंगे, कुंभा महादेव मंदिर में तोड़फोड़ का दावा गलत है और मंदिर मणिकर्णिका घाट पर नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के अंदर है। जाहिर है ऐसे में सोशल मीडिया पर गलत तस्वीरें फैलाने का काम खतरनाक है। आपको सुनाते हैं वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने एनडीटीवी से क्या कहा। तस्वीरें वायरल हुई हैं वो एआई जनरेटेड हैं और लोगों को भ्रमित करने के लिए, धार्मिक भावनाओं को उकसाने के लिए ये तस्वीरें वायरल की गई हैं। अभी जो भी लोग इसमें अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, उनको 72 घंटे का समय दिया गया है। वो थाने आकर के अपना स्टेटमेंट दें इस संबंध में उन्होंने ये तस्वीरें क्यों वायरल की हैं और किस आधार पर वायरल की हैं। इसके बाद पुलिस इनकी सबकी तस्वीरों की फॉरेंसिक जांच भी कराएगी और फिर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करके आगे की कार्रवाई करेगी। इस बीच मणिकर्णिका घाट तक पहुंचने वाली गली में सोमवार सुबह अचानक हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि प्रयागराज से आए कुछ लोग यहां प्रदर्शन करने लगे, जिन्हें पुलिस ने मौके से हटाकर दूर कर दिया। तो देखिए, हिंदू परंपरा में मणिकर्णिका घाट का महत्व आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि वहां सूर्यास्त के बाद भी दाह संस्कार जारी रहता है। वहां पर अग्नि शांत नहीं होती शमशान भूमि की, और न केवल पूर्वांचल बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी अपनों को अंतिम विदाई देने के लिए लोग आते हैं। और माना यह जाता है कि जिसका वहां अंतिम संस्कार हो रहा है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मणिकर्णिका घाट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्लानिंग क्या है, मास्टर प्लान क्या है, अब तस्वीरों से भी आपको ये समझाते हैं। तो देखिए, घाटों की सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर जो मौजूदा वक्त की तस्वीर है उसके हिसाब से जो बदलाव होंगे, उस बदलाव का एक ब्लूप्रिंट आपके पास हमने ये तस्वीर रखी कि अभी कैसा दिखता है और बाद में कैसा दिखेगा जब ये ब्लूप्रिंट अमल में आएगा। घाट पर जन सुविधाएं, ताकि जो भी वहां पर लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, मौजूदा समय और अभी की परिस्थितियों के बाद जो बदलाव होगा उसमें कुछ ऐसी शक्ल दिखेगी। अब देखिए, बाढ़ एक ऐसा समय रहता है जब घाट डूब जाते हैं और उस समय पर भी शवदाह में परेशानी ना हो, उसके लिए भी देखिए ये योजना आगे तैयार की गई है। इसके अलावा घाट पर मुंडन जैसे कई संस्कारों के लिए भी लोग जाते हैं, तो इसके लिए जो व्यवस्थाएं अभी हैं उसमें आपको जो स्थिति दिखाई दे रही है आप वो देखिए। लेकिन जब ये एरिया थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, खुला हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, तो यही तस्वीर आपको अलग दिखाई देगी। इसके अलावा लकड़ियां रखने का इंतजाम, ये देखिए एक ऐसी समस्या है। जो लोग वहां जाते हैं, दूर दराज से आते हैं अंतिम संस्कार के लिए, शमशान भूमि में पहुंचने के बाद वहीं से लकड़ियां लेते हैं, तो लकड़ियों का बड़ा जत्था, बड़ा हुजूम वहां रखना पड़ता है और उन्हें वहां से कैसे आगे रिप्लेस किया जाए उसके लिए जो जगह का इंतजाम है, ये एक चुनौती प्रशासन के लिए बना रहता है। इसके अलावा जो कलाकृतियां, उनकी स्थापना और उसे लेकर जो आपको कायाकल्प दिखाई देगा, ये उसकी बिफोर आफ्टर हमने कुछ इमेजेस आपके सामने रखी हैं। लेकिन देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कल ही कहा था कि जो एआई वीडियो वायरल हो रहा है वो दरअसल एक षड्यंत्र है, लेकिन विरोधी क्या आरोप लगा रहे हैं वो भी सुनिए। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह एआई वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर है
वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे। पिछले हफ्ते हमारे साथियों ने यहां प्रेस वार्ता की। वाराणसी में देवी अहिल्याबाई होलकर जी का कैसे मूर्ति को तोड़ा गया और मुख्यमंत्री आकर एफआईआर करा रहे हैं उन लोगों पर जो उस बात का खुलासा करते हैं। कहते हैं साहब ये एआई है। माफ कीजिएगा, ये एआई नहीं है, ये बेहयाई है। कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करना, उसके नेताओं के इस प्रकार के बचकाने बयान और बचकानी हरकतों को देख करके हमें उन पर हंसी भी आती है और दया भी आती है। यानी इनका यह कृत्य वैसे ही है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली। तो आपने यहाँ पर पक्ष विपक्ष दोनों के दावों को सुना, लेकिन एक सवाल तो ये भी होना चाहिए कि क्या अलग अलग देश काल परिस्थितियों में क्या घाटों का कायाकल्प नहीं हुआ? क्या घाटों में परिवर्तन नहीं हुआ? क्या घाटों में बेहतरी के लिए प्रयास नहीं हुए? चाहे सरकारें कोई रही हो, दौर कोई रहा हो, और इन सब के बीच हमारे सहयोगी रणवीर जब मणिकर्णिका घाट के पास पहुंचे तो आज उन्होंने एक पूरी ग्राउंड रिपोर्ट फाइल की जिसमें आप ये देख पाएंगे जरूरत वर्सेस दुष्प्रचार का सच क्या है। जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मणिकर्णिका घाट पर डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है, उनके लिए एक तस्वीर मैं पेश करना चाहता हूँ। ये ज़रा तस्वीर देखिए, ये मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पर स्थिति ये है कि जो डेड बॉडीज़ आ रही हैं उन्हें जब जलाने के लिए इन गलियों से लाया जाता है तो जैसे ही वो घाट पे पहुँचते हैं उसके बाद कुछ स्थिति यूँ हो जाती है। यहाँ मैं आगे की तरफ भी आपको लेके चलूँगा और दिखाता हूँ कि आखिर जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे सामने तमाम डेड बॉडीज़ जल रही हैं। हालांकि ये तस्वीर हम आपको नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन यहाँ इस जगह को दिखाना बहुत ज़रूरी है। देखिए कैसे यहाँ मिट्टी का एक ढेर लगा है और मिट्टी के ढेर में ऊबड़ खाबड़ मिट्टी है। अलग अलग स्टेजेस पे, एक यहाँ है, फिर थोड़ी नीचे है, फिर थोड़ी और नीचे है घाट की तरफ, और लोग आते हैं यहाँ अपने अपनों को अंतिम विदाई देने के लिए। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना होता है। इन तस्वीरों को देखिए, ना यहाँ कोई टॉयलेट है, ना यहाँ कोई पीने का पानी है, ना यहाँ पर कोई चेंजिंग रूम है, ना यहाँ कोई वेटिंग एरिया है। अगर तेज़ धूप होती है तो लोग गर्मी में जलते हैं, अगर जाड़ा होता है तो यहाँ पर लोग ठिठुरते हैं, और जब बरसात होती है तब तो पूछना ही का। ऊपर तक पानी रहता है, यहाँ आना मुश्किल, और इन जगहों पर जब पानी भरा होता है तो इन गलियों के पास में ऊपर की तरफ अंतिम संस्कार करना मजबूरी होती है। तो देखिए ये बहस तो नई नहीं है, जहाँ पर प्राचीन को सहेजना है और वर्तमान ज़रूरतों के हिसाब से आधुनिक का निर्माण करना है, लेकिन इनके बीच में संतुलन कहाँ है वही वक्त की अगली जो अहम परीक्षा है वो साबित होती है। लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे और आपको अगली खबर जो दिखाते हैं वो मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक पूर्व विधायक से जुड़ी हुई है। खबर क्या है, दरअसल इन जनाब ने साधु संतों को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे लेकर संत समाज अब आहत है, नाराज है और इन पूर्व विधायक का इलाज कराने तक की बात कह रहा है। मैं चाहता हूँ हमको फांसी दी जाए, डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आईएएस हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए जो व्यासपीठ से बोलते हैं। ऐसे आदमी की लड़ाई लड़ना चाहिए दोस्तों। कभी बीजेपी से विधायक रहे और बाद में पार्टी से निकाल दिए गए इस नेता का नाम है आरडी प्रजापति। कार्यक्रम तो ओबीसी और SC/ST महासम्मेलन का था, लेकिन कार्यक्रम में जब प्रजापति ने बोलना शुरू किया तो क्या क्या बोल गए, शायद इसका अंदाजा उन्हें खुद नहीं रहा होगा। भोपाल के दशहरा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भरे मन से प्रजापति ने रामभद्राचार्य, अनिरुद्धाचार्य और न जाने कई संतों को ऐसे ऐसे अपशब्द कहे जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। संतों को कहे अपशब्द को लेकर संत समाज में काफी आक्रोश है। पहले आपको आरडी प्रजापति का पूरा बयान सुनाते हैं। आज बहन बेटियों की जो इज्जत लुट रही है उसके दोषी 5 बाबा है। मैं लास्ट बात करने के बाद हमारे वर्मा जी पे कार्रवाई हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो 5 बाबा हैं इस देश के अंदर, वो करोड़ों की भीड़ में बहन बेटियों को गाली देते हैं कि इनकी रजिस्ट्री करवा लो। अब बहन बेटियां तो पिलाट हो गई हैं,
कोई भी 100 बार रजिस्ट्री कराओ, 1000 बार रजिस्ट्री कराओ, बहन बेटियों के से पृथ्वी हिलने लगी है, रुद्राचार कहते हैं। अब आप बताइए, एक है वो कहता है वंडरफुल स्टूडेंट, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। तुम भी अपनी एंजॉय वाली से हुएगा। कितने लोगों ने एंजॉय किया है, तभी तुम्हारी आंखें खराब हो गई। एक बाबा लाली लगाकर कहता है, अरे हमारी बहन बेटियां 25 साल से 20 साल जो आती हैं, वो 10 जगह मुंह मार के आती हैं, अपनी जवानी उतार के आती हैं। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं चाहता हूं हमको फांसी दी जाए, डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आईएएस हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए, जो व्यासपीठ से बोलते हैं। ऐसे आदमी की लड़ाई लड़ना चाहिए दोस्तों। आरडी प्रजापति के इसी बयान को लेकर संत समाज बहुत गुस्से में है। संतों का कहना है कि प्रजापति को इलाज की जरूरत है, तो वहीं कुछ संतों का कहना है कि ऐसे बयान देने वाले नेता का मुंह काला करके गधे पर घुमाया जाए। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इनका लगता मानसिक स्थिति भी खराब हो गई है। तो इससे बात करें, कथावाचक तो भगवान की कथाओं का गुणगान करते हैं, भगवान के बारे में बनाते हैं, सनातन संस्कृति का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म ध्वज को बात करते हैं। उनके बारे में ऐसा बोलना बहुत विपद है, निंदनीय है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर उनका इलाज सरकार कराती है तो ठीक है, नहीं तो साधु संत उनके इलाज के लिए तैयार है, वो आग्रह है, उनको हम लोग जगह दिलाते हैं, उनका इलाज कराते हैं, तो स्वस्थ होकर के जाए। हम लोगों का काम है कि सब पर उपकार करना, सबको आशीर्वाद देना, सब स्वस्थ रहे इसकी कामना करना, तो वो आए, नहीं तो आगरा में उनके इलाज की सारी व्यवस्था हमारी साधु संत करेंगे। देखिए, कथावाचक जो है वो जो पुराणों में कहा गया है उसको कहते हैं, उनको गलत तरह से प्रस्तुतकरण इस तरह के नेता करते हैं। तो जो वो कह रहे हैं वैसा ही उनके साथ ऐसे नेताओं को गधे पर बैठा करके मुंह काला करके निश्चित रूप से बाजार में जरूर घुमाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी कथाओं में, हमारे पुराणों में धर्मशास्त्र की, समाज शास्त्र की, सबको साथ लेके चलने की, सबके कल्याण की, बिना भेदभाव के सबके कल्याण की बात कही गई है। आप हमारे शास्त्र के परसेप्शन को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, कृपया उसको सुधार लीजिए। अब विधायक जी तो पूर्व विधायक हो गए हैं, उन्हें खुद ही जूतों की माला पहना दी लोगों ने। देखिए, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो स्वतंत्र है। अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने का कानून ने भी उसको अधिकार दिया है। और जैसे ये प्रजापति टाइप के विधायक या पूर्व विधायक है, इन लोगों को शायद जानकारी नहीं है कि हमारे देश में जो ऐसे धर्माचार्य है या कथावाचक है, इनका एक सम्मान है। आरडी प्रजापति के बयान को लेकर जहां संतों में आक्रोश है, तो वहीं उनके बयान पर खूब सियासत भी हो रही है। ऐसी बदजुबानी पर प्रजापति के लोग चौतरफा आलोचना कर रहे हैं। और अब बात कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेकर एक बयान दिया, जिससे लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं में नाराजगी है, और कैसे उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चेतावनी दी है, ये रिपोर्ट है। बहुत बार हम इस पर बयान दे चुके हैं। सरकार कहती है बच्चे दो ही अच्छे पे चच्चे के 30-30 बच्चे के। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पिछले दिनों यूपी के बांदा में थे, जहां पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ये बयान दे दिया। हिंदुओं को चेतावनी देते हुए कहा कि 4-4 बच्चे पैदा करो, नहीं तो बांग्लादेश में जो हाल हिंदुओं का हुआ वही हमारे देश में होगा। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन रिजवी ने सवाल उठाए हैं। रिजवी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री खुद भी शादी कर लें, ताकि उन्हें एहसास हो कि बच्चों की परवरिश और उनकी शिक्षा किस तरह दी जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का मैं सम्मान और एहतराम करते हुए मैं उनसे कहूंगा कि वो खुद शादी कर लें, और उनकी उम्र पुख्ता हो चुकी है। फिर उनको इस बात का एहसास होगा कि बच्चों की पैदाइश, बच्चों की तालीम और तरबियत कैसे होती है, उनकी परवरिश कैसे की जाती है। फिर उनको पता चलेगा कि ये खुदा की नेमतों में से एक नेमत है। बच्चे होना न होना
ये खुदा की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। जिसके बच्चे नहीं होते हैं उससे पूछिए उसका दर्द और दुख। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते चच्चा के 30 बच्चे कहने से काम नहीं चलेगा। मुल्ला मौलाना जी को ऐसा अशब्द बात हमारे हिंदू के जो कथाकार हैं धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं बोलना चाहिए। देखिए, हम लोग सनातनी हैं, सनातन में क्या करना है क्या नहीं करना है मुल्ला जी को भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। और हम लोग सब समझदार हैं, हमारा साधु समाज समझदार है, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री समझदार हैं, और हमारे जो देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो हैं आरएसएस बीजेपी के सब समझदार हैं। देखो, उनको मुल्ला जी को अशब्द जो उन्होंने बयान दिया है उस बयान को वापस लें। आइए अब आपको धीरेन्द्र शास्त्री का वो पूरा बयान सुनाते हैं जिस पर यह घमासान मचा है। बहुत बार हम इस पे बयान दे चुके हैं। सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे पे चच्चे के 30-30 बच्चे क्यों। हम यही कहेंगे, हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, घटाओ मत। यदि अपने बच्चों की जल जंगल जमीन बचाना है, अपने बच्चों की जोरू जंगल जमीन बचाना है, तो अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। जनसंख्या हिंदू बढ़ाएंगे तो ही बढ़िया बचे रहेंगे, नहीं तो एक एक करके निपटाए जाएंगे। जो बांग्लादेश में हो रहा वो भारत में होगा। तो इसलिए कम से कम 4 बच्चे। अब हमारी शादी हुई नहीं, वरना प्लानिंग भी बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री इस तरह की बयानबाजी पहले भी करते रहे हैं जिस पर खूब सियासत होती है, और साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु सवाल भी उठाते रहे हैं। एक बार फिर बाबा बागेश्वर के बयानों पर घमासान मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की। बंगाल में सियासी लड़ाई अब मंदिर मस्जिद पर किस तरह से आकर हावी होती जा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सियासी पार्टियां और नेता कहीं मस्जिद तो कहीं मंदिर बनाने का ऐलान कर रहे हैं। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निकाले गए हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, तो कुछ ही दिनों के बाद ममता बनर्जी ने खुद कोलकाता में दुर्गा मंदिर और सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया। इसके कुछ दिन बाद खबर आई कि नादिया में राम मंदिर बनेगा और इसका शिलान्यास अगले ही महीने चुनाव के ऐलान से पहले कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार की चुनावी जंग मंदिर मस्जिद पर ही केंद्रित होगी? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मंदिर और मस्जिद को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। बंगाल में सबसे पहले टीएमसी से निकाले गए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। ममता को लगा कि इससे मुस्लिम वोट हाथ से फिसल सकता है, तो ममता मंदिर मार्ग पर चल पड़ी। ममता ने हिंदुत्व कार्ड के जरिए एक नया दांव चल दिया। बीते 29 दिसंबर को ममता ने बंगाल में 2 बड़े ऐलान कर दिए। कोलकाता में दुर्गा मंदिर की आधारशिला रखी, तो वहीं सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाने की घोषणा कर दी। इसको लेकर सियासत चल ही रही थी कि इस बीच कोलकाता और मुर्शिदाबाद से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नादिया में राम मंदिर बनाने का ऐलान हो गया। कृत्तिबास राम मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर बनाने का ऐलान किया है। भले ही ये मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बनाया जा रहा है, लेकिन ये राजनीति से अछूता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि शांतिपुर से टीएमसी के विधायक रहे और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए अरिंदम भट्टाचार्य मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन बनाए गए हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए अरिंदम भट्टाचार्य ने कहा कि नादिया का शांतिपुर हमेशा भक्ति आंदोलन का जगह माना जाता रहा है। 2017 से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। अरिंदम ने स्पष्ट किया कि मंदिर का शिलान्यास 15 फरवरी से पहले ही पूरी होने की संभावना है। ये जो स्पिरिचुअल कमेटी है, स्पिरिचुअल चीजों को जो देख रहे हैं, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, उन लोगों का डिसीजन ही फाइनल होगा कि डेट कब का। अब पर उसमें 15 फरवरी से पहले का डेट होगा। अभी चालू कर दिया वो देखना कैसे क्या मतलब प्रोसेस है, उसमें तो हम इंटरफेयर नहीं करते, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है।
तो आज सवाल इंडिया में जो हमारी लीडिंग स्टोरी थी, जिसमें हमने आपको मणिकर्णिका घाट की तस्वीर दिखाई और कैसे उसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने इस पर बात की। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए जुड़ गए हैं पप्पू यादव। पप्पू जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एनडीटीवी इंडिया पर सरकार कह रही है कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये षड्यंत्र कर रहे हैं आप लोग, आपके ऊपर तो एफआईआर भी हो गई इस विषय को लेकर। ये जो इमेजेस हैं, जो इमेजेस आपने शेयर की हैं सर, ये कहाँ से आई हैं इमेजेस आपके पास? जी एक बात बताइए मैडम, हमारे पहले पूरा देश दुनिया में सोशल मीडिया हमारे पहले कई बाबा, सुमित्रा महाजन जी, सारे लीडर, मणिकर्णिका और खास तौर पर अहिल्याबाई जो एक विचार थे, एक सामाजिक सरकार, आध्यात्मिक दर्शन देने वाले विचारक थे, उनके साथ करोड़ों लोगों का भावनात्मक अटैचमेंट था। और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह पूंजीपति, उद्योगपति के विकास की, इनको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से किसी को क्या लेना देना भैया? आप हमको बताइए, हम लोग कब जन्म लिए हैं और दुनिया में सनातन कब आया, हमारी संस्कृति और सभ्यता कब आई? हम मंदिर पप्पू जी, लेकिन सवाल तो इमेज का है ना, तस्वीर का है। जो तस्वीर शेयर की गई, मैं इस वक्त दूसरी तस्वीर भी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, कुंभा महादेव मंदिर का जिक्र हो रहा है ना, कुंभा महादेव मंदिर की तस्वीर शेयर की, लेकिन जो तस्वीर शेयर की गई है, हमारे रिपोर्टर आज ग्राउंड पर गए, वैसा तो वहाँ कुछ नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, आपके रिपोर्टर कहाँ गए, क्या नहीं गए? जो मंदिर, जो अहिल्याबाई या जो विकास के नाम पर जो बुलडोजर चले हैं, जो टूटते हैं, जिसमें अखिलेश जी हो, सुमित्रा जी हो, पप्पू जी, जो तस्वीर शेयर की गई ना, उसकी एग्जैक्ट तस्वीर हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं सर। मेरी बात तो मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ कि ग्राउंड पर दिख रहा है ना, जो तस्वीर शेयर की गई, वैसा जमीन का सच वो नहीं है, हकीकत कुछ और है। सब कुछ ग्राउंड पे है, सब कुछ ग्राउंड पे है। किस तरीके से वहाँ के राजाओं ने इस मूर्ति को, वहाँ वो बैठे हुए हैं, उसका गुस्सा उन्होंने इजहार किया है। उसके बाद इस मूर्ति को लेकर के बनारस से लेकर के मध्य प्रदेश तक इसके गुस्से हुए हैं। जो हमारे पान समाज के लोग हैं, उन्होंने विरोध बहुत बड़े व्यापक तैयारी पर शुरू कर दिया। हमने एक जिम्मेदारी, एक दायित्व, जो घटना घटित हुई, और ये घटना आप तो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, आप तो बल्कि बड़े तेजी से काम करने के लिए जाने जाते हैं सर। अगर देखिए, अगर सत्ता पक्ष का वर्जन कुछ और है और आपका वर्जन कुछ और है, तो पहुंच जाइए ना काशी चले जाइए और एग्जैक्टली जो तस्वीर शेयर की, आप वहां खड़े होकर अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। मेरी बात तो सुनिए, हमने उन्हीं तस्वीर को जो सोशल मीडिया पर और जो बाबा, इन्हीं लोगों के बाबा शंकराचार्य या अन्य लोग, आप पप्पू यादव या संजय सिंह या पप्पू यादव ने तो एक ट्वीट किया और उस जिम्मेदारी को, उस दायित्व को देश के सामने, जनता के सामने कि क्या यही सनातन और इसी सभ्यता के लिए आपने चुना। हमने एक अपनी दायित्व का निर्वहन किया, उसमें आप केस या दुनियादारी, तो कौन यहाँ सनातन की रक्षा के लिए कौन डरता है? अपनी बात पर मैं कायम हूँ। जो बात मीडिया, सोशल मीडिया में सामने आई, पप्पू जी, आपकी जो ये बात है ना, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप अगर ये कह रहे हैं कि अपने प्राचीन धरोहरों को समेटना चाहिए, सहेजना चाहिए, मैं आपकी इस बात को बिल्कुल पूरी गंभीरता से, पूरी गहराई के साथ समझ रही हूँ। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है सर, घाट हैं या जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर सहूलियतें देनी है, बड़ी आबादी को वहां पे व्यवस्थित करना है, अगर उसके लिए निर्माण करना पड़ता है, तो ये तो अगर आप सरकार में होते तो आप लोग भी करते। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज की तारीख में जनता को सुविधाएं देनी है या नहीं देनी है? मेरी बात सुनिए ना, जो देश की सरकार किसान को खत्म कर दिया, डॉलर खत्म कर दिया, पूंजी निवेश खत्म कर दिया, जो रुपया की वैल्यू नहीं है, मनरेगा खत्म कर दिया, जो डॉलर, दूसरे देश के डॉलर पर अपनी जिंदगी हुकुर कर रहा हो, जो वो देश, इस देश के बाहर कोई भी कंट्री के लोग हमें रेस्पेक्ट के साथ नहीं देखते हैं, आप उनके विकास की बात कर रहे हैं। ये कोई विकास नहीं है, या आप तोड़िए विकास के नाम पर। चलिए ठीक है सर, चलिए आपकी बात को ही ठीक मान लेते हैं। ठीक है पप्पू जी, चलिए आपकी बात को ही ठीक मान लेते हैं, तो फिर रख दीजिए ना सरकार के सामने चैलेंज, रखिए उनके सामने चुनौती,
फिर जाइए, पहुंच जाइए एक बार काशी के उस घाट के सामने और वहां जाके दिखा दीजिए ना अपने कैमरे पर दूध का। आजकल तो बड़ा चल रहा है, बाकी विपक्षी दल, इनफैक्ट आम आदमी पार्टी के संजय जी का आप जिक्र कर रहे थे, उनकी पार्टी तो आजकल बड़ा खुलेआम कर रही है, ये ग्राउंड जीरो पे पहुंचती है, वहां की तस्वीरें अपने कैमरा पे शूट करती हैं, तो आप भी जाके दिखा दीजिए सच। मैं सुनिए ना मैडम, वहाँ अखिलेश जी हैं, वहाँ प्रियंका जी हैं, सभी लोग सच दिखाने के लिए हैं और वो लगातार पप्पू जी क्या सिर्फ फोटो ट्वीट करने के लिए हैं? पप्पू जी भी तो अपना महत्व रखते हैं, उनकी अपनी अहमियत है। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मेरा महत्व, मेरा जिम्मेदारी आपको भी पता है कि मैं गरीबों का सिर्फ आंसू पोंछने और उनकी मदद करने और उनके लिए जीने का मेरे पास मादा है। हमने एक जिम्मेदार ट्वीट किया, इसमें ना मैंने किसी को आहत पहुंचाया, और आप जो आपकी मनोवृत्ति है, जो प्रवृत्ति है, जिस तरीके से आप बिल्कुल तानाशाह तरीके से आप लोकतंत्र को और किसी आवाज और अधिकार को दबाना चाहेंगे, तो भैया मरता क्या नहीं, कौन यहाँ डर रहा है? चलिए, सरकार को घेरने के लिए, सरकार के साथ में आपका वैचारिक आधार पर जो मतभेद है उसके लिए आप उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनको घेर रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन सर अब FIR हो गई है, मामला तो अब जाएगा, अब तो लीगल मामला हो गया है ना, तो आपका पोस्ट सर अगर अदालत की दहलीज में गलत साबित हो गया, फेक साबित हो गया, सीएम ने तो आके कह दिया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि AI जनरेटेड इमेज है, तो फिर तो आपको माफी मांगनी पड़ जाएगी सर। तब क्या, तब भी ये कहेंगे कि आप सही हैं अपनी जगह पर? देखिए ना, अब CM साहब का हम रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन CM, PM, MP, MLA अलाउद्दीन के चिराग तो है नहीं, अब भगवान तो है नहीं, और वो एक पक्ष है उनका, बीजेपी का पक्ष। नहीं सर, कानून की बात है यहाँ पर सर, FIR हो गई है, अब तो कानूनी नजर से मामला डील होगा ना सर, कानूनी नजर से मामला डील होगा। तो अच्छा देखिए, अगर अब सरकार अगर आपको ये कहेगी कि आपने सामाजिक वैमनस्य फैलाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए अफवाह फैला दी आपने और उससे कुछ हो सकता था, तो ये तो बहुत गंभीर आरोप हो जाएंगे सर। तो सरकार को कहिए ना, मित्रा जी से बात कर ले, उनको पहले पूछ ले, बाबा को पूछ ले, इनके लोगों ने, शंकराचार्य ने बोला है, उनको पूछ ले। पप्पू यादव तो बहुत पीछे है, और जब कानूनी बात हो गई और न्याय व्यवस्था में हमको बात रखनी है, तो आप न्याय व्यवस्था को ही तय करने दीजिए ना, कहाँ दिक्कत है? अच्छा, एकदम तय करने दीजिए। अब एक सवाल सर, एक सवाल इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, चलिए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के आपके आपसी टकराव की बात हो गई, लेकिन मैं इस देश के नागरिक होने के नाते, और चलिए इस आधार पर भी पूछ लेती हूँ कि काशी एक प्राचीन नगरी है, वहां तो आप भी कई बार गए होंगे सर। मेरा सवाल ये है, अलग अलग देश काल परिस्थितियों में घाटों के पुनर्निर्माण हुए हैं, घाटों पर वापस काम हुआ है, कायाकल्प हुआ है, और ये मैं सिर्फ बीते 10 या 15 या 20 साल की बात नहीं कर रही हूँ सर, ओवर द सेंचुरीज हुआ है। तो क्यों आप सरकार को फेयर मौका नहीं देना चाहते कि अगर वो कर रहे हैं कायाकल्प लोगों की सुविधाओं के लिए, तो क्या दिक्कत है? मेरी बात समझिए ना, जो सरकार न तो विकास पर न मुद्दों पर, जब मुद्दों की बात आती है तो कभी मोदी जी बात नहीं करते, पानी पे, किसान पे या दुनिया में रोजगार पे कोई चर्चा नहीं। जो सरकार सिर्फ धर्म की अफीम पर ही, और जो सरकार नफरत के आधार पर हो, उसको तो पहले समझना चाहिए कि जो, ठीक है, तो आप अपनी बात पे कायम है, मतलब अड्डे की अपनी बात पे आपको अपने पोस्ट में कुछ गलत नहीं दिखता? बिल्कुल, ठीक है। चलिए, अब इस अदालत में इसको लेकर फैसला होगा, लेकिन बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है, आइए रुक करते हैं बड़ी खबर का। बीजेपी से ये बड़ी खबर, नितिन नबीन जो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अभी पद पर रखे गए, उनका अध्यक्ष बनना तय है। आपको बता दें, आज ही नामांकन दाखिल किया गया, उसकी तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई थी। सिर्फ नितिन नबीन के पक्ष में ही प्रस्ताव है, तो निर्विरोध रूप से ये जो चयन प्रक्रिया है वो यहाँ पर संपूर्ण होते हुए, हालांकि कल के दिन में इसकी घोषणा होनी थी, लेकिन अब लगभग तस्वीर इसलिए साफ है क्योंकि उनके पक्ष में जो प्रस्ताव गए हैं वो उन्हीं के पक्ष में है। तो निर्बाध रूप से बिना किसी उसे लेकर पूरा ये तस्वीर अब साफ है यहाँ पर कि उनके ही पक्ष में जो प्रस्ताव हैं वो पड़े हैं। और जानकारी के साथ इस वक्त अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, हालांकि ये तस्वीर लगभग आज सवेरे भी जब हम बात कर रहे थे क्लियर ही थी, लेकिन अब एक तरह से औपचारिक कंफर्मेशन ही बाकी रह गया है। बाकी प्रस्ताव अगर पक्ष में गए हैं तो बस फिर अनाउंसमेंट की ही देरी है। बिल्कुल, जो के लक्ष्मण राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी है उनकी ओर से बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि कुल 37 नामांकन पत्र नितिन नवीन के पक्ष में प्राप्त हुए थे, जिनकी जांच की गई और सभी नामांकन पत्रों को सही पाया गया है। तो जो एक औपचारिकता होती है चुनाव की,
उसके तहत उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक ही नाम का प्रस्ताव नितिन नवीन के लिए किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए। और कल चूंकि इसके औपचारिक चुनाव की तारीख तय की गई थी और चूंकि एक ही नाम आया, इसलिए अब उनको निर्विरोध निर्वाचित कर घोषित कर दिया जाएगा। कल इसके लिए बड़े पैमाने पर बीजेपी मुख्यालय पर तैयारियां की गई हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उस मौके पर मौजूद रहेंगे। 11:30 बजे नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। जी अखिलेश जी, लेकिन ये है कि अब बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत। बिल्कुल, नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक इसके कई संदेश हैं। युवा अध्यक्ष हैं, सिर्फ 45 वर्ष उनकी उम्र है और जो बीजेपी का अपना इतिहास है, 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी और नितिन नवीन का जन्म बीजेपी से भी स्थापना के बाद हुआ था, तो यानी वो बीजेपी से भी युवा हैं। तो ये अपने आप में बड़ा संदेश देता है जेन जी के लिए कि जो युवाओं के लिए पार्टी करती है, एजेंडा बढ़ाती है उसके लिए, और साथ ही संगठन पर जोर रहेगा। 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। धन्यवाद अखिलेश जी आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। कुछ दिन पहले राजभर की आरएसएस के बारे में हमने आपको बताया था। राजभर की आरएसएस फिर से चर्चा में क्यों है, और चर्चा हो रही है बिना लाइसेंस के हथियार की। हाथ में पीला डंडा, शरीर पर पीले कपड़े, जय सुहेल देव का नारा। ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की आरएसएस है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय सुहेल देव सेना। राजभर की आरएसएस का गठन तो पहले ही हो गया है। आजमगढ़ के इस कार्यक्रम की खासियत ये रही कि मौके पर संगठन के सदस्यों को पीले रंग का डंडा भी दिया गया और इसे बिना लाइसेंस के हथियार का नाम दिया गया। हम यह जो अभी हथियार या बिना लाइसेंस का हथियार जो दिया जा रहा है, जरा सुनिए ओम प्रकाश राजभर ने अपने सेना के बिना लाइसेंस वाले हथियारों को लेकर क्या कहा। बांट तो दिया आपके सामने, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा सर? नहीं, इस्तेमाल ये खुद अपनी सुरक्षा के लिए करेंगे, समाज की सुरक्षा। नहीं, हमारी सरकार में नहीं। देखिए, हमारी सरकार में नहीं, हम भविष्य के लिए इनको तैयार कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, रास्ते पर चलते समय कहीं अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई तो इनको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप तत्काल उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ। कहीं किसी महिला के साथ कहीं अगर कोई अभद्रता हो रही है तो वहाँ उसका डट करके नहीं कुछ कर सकते हो तो आप मोबाइल नंबर पर फ़ोन करो पुलिस को, पुलिस आ जाएगी। उनकी मदद करो, उनकी मदद करो। और आप अपनी सुरक्षा के लिए आप जब निकल रहे हो, जब जैसे 10 लड़के एक साथ निकले, अगर कहीं कोई अपनी घटना हो रही है, अगर ये 10 अपना बिना लाइसेंसी हथियार लेके खड़े हो जाएं तो अगला जो जुर्म करने वाला है वो एक बार सहम जाएगा कि भाई ये 10 मारने लगेंगे तो घबरा जाएगा काम। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में पूर्वांचल के कई जनपदों से युवा पहुंचे। शुरुआत में बाकायदा आरती का आयोजन हुआ। आइए बढ़ते हैं आगे। बात बीएमसी इलेक्शन के बाद की परिस्थितियों की, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष मेयर महायुति का होगा। तमाम नेता ये बयान दे रहे थे, चाहे वो शिंदे सेना की तरफ से हो, भाजपा की तरफ से हो। लेकिन अब बनते बनते तस्वीर ऐसी हो गई है कि ये लग रहा है कि किसी तरह से नेगोशिएशन इस आधार पर हो, शर्तें इस आधार पर हो कि इनकी भी बात रह जाए, उधर की बात रह जाए। लेकिन क्या इस पर भाजपा मानेगी, ये सवाल बना हुआ है। क्या चल रहा है इस वक्त शिंदे साहब की पार्टी के भीतर, देखिए। 4 दिन पहले यानी 16 जनवरी को बीएमसी के रिजल्ट सामने आए थे। चुनावी परिणाम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और महायुति के गठबंधन यानी बीजेपी और शिंदे गुट को पूर्ण बहुमत मिला। रिजल्ट के बाद से मेयर पद को लेकर हलचल तेज है। ज्यादा सीटें होने की वजह से संभावना तो बीजेपी का मेयर होने की जताई जा रही है। लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ी चाल चल दी है। रिजल्ट के अगले दिन यानी 17 जनवरी को शिंदे गुट के सभी पार्षदों को 5 स्टार होटल में शिफ्ट कर दिया गया और यहीं से शिंदे की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिंदे गुट के लोग ये मांग कर रहे हैं कि बीएमसी में मेयर शिवसेना शिंदे गुट का ही होना चाहिए। होटल में रुके अपने पार्षदों से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कल खुद मिलने पहुंचे। पार्षदों के साथ शिंदे की काफी देर तक चर्चा हुई। पार्षदों से मुलाकात के बाद शिंदे ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं।
ये जो जीत है महाराष्ट्र में शिवसेना को सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में मिली है, इसलिए मैं कहूँगा मैं हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये शिवसेना को बड़ी जीत पूरे राज्य में मिल गई है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर चुकी है। इसका भी मुझे बेहद आनंद भी है, बेहद खुशी भी है। पार्टी गुट पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन का मतलब है मेयर के चुनाव की तकनीकी प्रक्रिया की एक तरह से शुरुआत। हर राजनीतिक पार्टी के लिए जरूरी है ताकि अपने पार्षदों पर कानूनी रूप से नियंत्रण रखा जा सके। अगर दल बदल की स्थिति आती है तो कानूनी रूप से उन्हें रोका जा सके। अब कोई भी पार्षद अगर व्यक्तिगत रूप से पार्टी छोड़ता है, किसी का साथ देता है, तो दल बदल कानून के तहत उस पर अयोग्यता की तलवार लटकेगी। जिस तरह से होटल पॉलिटिक्स शिंदे की चल रही है, वहां पर इस प्रक्रिया को फौरन पूरा करने का मतलब है और साफ संकेत है कि शिंदे को पार्टी के भीतर पार्षदों की टूट का बड़ा डर है। ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे कई मौकों पर समझौता करते आए हैं, लेकिन इस बार उनके समर्थक अड़े हैं कि किसी भी हाल में मेयर का पद शिंदे गुट को ही दिया जाए। चाहे वो विधानसभा चुनाव के बाद सीएम पद को लेकर समझौता हो, चाहे सीटों के बंटवारे का समझौता हर समय बीजेपी की ही चली है। दरअसल अब तक बीएमसी में मेयर शिवसेना का ही बनता आया है। बाला साहेब ठाकरे के वक्त से जब अविभाजित शिवसेना का गठबंधन बीजेपी से था, तब भी मेयर शिवसेना का ही बनता था। तो शिंदे किस तरह से अड़े हैं वो आपने इस रिपोर्ट में देखा, लेकिन संभावनाएं बताते हैं कि आखिर बीएमसी में मेयर को लेकर क्या पॉसिबिलिटीज हैं। पहली संभावना तो बिल्कुल साफ है कि महायुति के दोनों दल यानी बीजेपी और शिंदे गुट मिलकर मेयर बना ले, और बीजेपी की 89 सीटें और शिंदे गुट की 29 सीटें हैं जो कि मिलकर 118 होती हैं, यानी बहुमत 114 सीटों का अगर है तो उससे 4 ज्यादा है और ये संभावना सबसे मजबूत है। लेकिन पेच ये है कि शिंदे साहब मेयर पद के लिए अड़े हैं और दूसरी संभावना फिर ये बनती है कि शिंदे गुट और महाविकास अघाड़ी मिल जाएं, और ये तभी संभव है जब शिंदे बीजेपी से अलग हो जाएं। पेच यहाँ पर यह है कि ऐसा करना शिंदे के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक जोखिम साबित होगा। तीसरी संभावना बनती है कि बीजेपी और उद्धव गुट एक साथ आ जाएं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज मौजूदा सिनेरियो में बहुत कम दिखाई देती हैं, क्योंकि दोनों गुट से जब इसे लेकर सवाल पूछा गया तो दोनों ही गुट इस संभावना से इनकार कर चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में बीते 6 से 7 सालों का इतिहास देखें तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में क्या तस्वीर मुंबई में और उभर कर आती है। आइए बढ़ते हैं आगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी।